अगर वोकैबुलरी नहीं तो सिलेक्शन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धवन और मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी सेशन की। डियर फ्रेंड्स, मैंने पहला जो टॉपिक आपके सामने लिया है जिसका नाम है ईडियम एंड फ्रेजेस। इसकी 2 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी पहले बना चुका हूं और ये क्रम से चल रही हैं, पूरे अल्फ़ाबेटिक क्रम में। मैं पूरी डिक्शनरी से इनको आपके लिए लेके आ रहा हूँ। क्रम ए चल रहा है। इससे पहले मेरी 2 वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप क्रम से पढ़ोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो बिना टाइम ख़राब किए लेट्स स्टार्ट माई नेक्स्ट ईडियम। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 31 से, राइट। मेरा 31 वाला ईडियम है ऑल मून साइन। ऑल मून, सारे चंद्रमा, साइन माने चमकते हैं, चमकते हैं। ऑल मून साइन, तीनों का मीनिंग देखें, ऑल मून साइन तो सारे चंद्रमा चमकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है, दैट्स अ लेटरल मीनिंग, बट हमें लेक्स इसका जो रियल मीनिंग चाहिए होता है वो फिगरेटिव होता है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ईडियम फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें शाब्दिक अर्थ कुछ और है, भावार्थ और कुछ है। एग्जाम में ये काफ़ी नंबर का आता है। और आप चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि ऑल मून साइन मुहावरे का मीनिंग है फार फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से कोसों दूर। अगर कोई इंसान कहता है कि सारे चंद्रमा चमकते हैं रात को, तो दोस्तों ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चंद्रमा तो एक ही है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे यूज कर सकते हैं? द प्रोमिसेस मेड बाय द गवर्नमेंट आर ऑल मून साइन। सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं वो सभी कोसों दूर हैं सच्चाई से। दोस्तों इसी के साथ में मेरा ये लेटर ए कंप्लीट होता है। आइए शुरू करता हूँ लेटर बी। लेटर बी, सो बी लेटर में मेरे पास सबसे पहले जो ईडियम है वो आता है बैकबोन। कौन सा आता है? बैकबोन। बैक माने रीढ़ की हड्डी। बैकबोन का जो मीनिंग होता है वो होता है रीढ़ की हड्डी। दोस्तों रीढ़ की हड्डी हमारे पूरी पावर का मेन स्ट्रेंथ है। आप जानते ही हो, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ही रीढ़ की हड्डी से चलता है। अगर किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो उसकी मेन पावर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप अगर पंजाबी गाने सुनते होंगे, कुछ दिन पहले एक गाना आया था, तू बैकबोन जट दी। तो बैकबोन जट दी मीनिंग था कि तुम मेरी मेन पावर हो, रीढ़ की हड्डी नहीं था। ऑलराइट दोस्तों, सो अगला मेरे पास इसके बाद एग्जाम्पल है बिहाइंड द क्लोज डोर्स। बिहाइंड माने पीछे, क्लोज डोर माने बंद दरवाजे के। दोस्तों अगर दुनिया में कोई भी चीज़ बंद दरवाजे के पीछे होता है, दैट मीन्स इट हैज़ बीन डन प्राइवेटली, सीक्रेटली। अगर दुनिया में कोई काम प्राइवेटली और सीक्रेटली किया जाता है तो उसे कहते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स। इसी जैसा एक मुहावरा होता है बिहाइंड वंस बैक, किसी की अनुपस्थिति में। हिंदी में बोलते हैं किसी के पीठ पीछे। तो 2 मुहावरे एक जैसे। मैं दोबारा बोलता हूँ, बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब टू डू समथिंग प्राइवेटली, सीक्रेटली, बिना बताए तुमने कुछ किया है तो बिहाइंड क्लोज डोर्स है। सेकंड, अगर किसी की अनुपस्थिति में किया गया है तो बिहाइंड वंस बैक, सेम हिंदी का मुहावरा है, मेरी पीठ पीछे, अर्थात मेरी बिना उपस्थिति के। ठीक है, सो आगे चल रहा हूँ। द डील वॉज डन बिहाइंड द डोर्स, इसका मतलब है डील को चोरी छुपे किया गया था। चोरी छुपे, जिसके बारे में किसी को बताया ही नहीं गया था। इसके बाद दोस्तों मेरा अगला इडियम है बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बेटा लीव्स का जो मीनिंग होता है वो होता है डग भरना, कदम रखना, और बाउंड्स उछल उछल के। बाउंड्स माने उछलना होता है, बॉल के लिए आता है, राइट, गानों में आता है बाउंस बाउंस, तो मीनिंग उछलना। अगर कोई उछल उछल कर डग भरता है उसे इंग्लिश में कहते हैं बाय लीव्स एंड बाउंस। हिंदी में बड़ा प्यारा सा मुहावरा है इसके लिए, दिन दुगनी रात चौगनी। इंग्लिश में कहते हैं रैपिडली, फास्ट, क्विकली। दुनिया में अगर कोई काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, उसे कहते हैं बाय लीव्स एंड बाउंस। कोई एग्जाम्पल लेते हैं कोई बिल्डिंग का। आप किसी बिल्डिंग को देख के कहते हैं यार ये बिल्डिंग तो दिन रात बहुत जल्दी जल्दी बन रही है। सो इट इज़ बीइंग मेड बाय लीव्स एंड बाउंड्स, इसको बहुत जल्दी बनाया जा रहा है। इसी के बाद मेरा अगला इडियम आता है जिप योर लिप। जिप योर लिप, बटन योर लिप या जिप इट। देखिए दोस्तों, बटन
जो शर्ट में कोट में होती हैं, जिप चेन को बोलते हैं। बटन और जिप लगा लेना मुंह पर, इसका मतलब जैसा कि आप देख रहे हो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है किसी बंदे के मुंह पर, हाँ सेंटर फेस का ऐड आप सबने देखा है। याद रखना है, अगर कोई चेहरे किसी के अगर लिप्स पर, होठ पर अगर जिप या बटन लगाने की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो उसे शांत करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है। और शांत करने को इंग्लिश में काम कहते हैं, साइलेंट कहते हैं, कीप क्वाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सो अगर मुझे किसी पर गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत आवाज़ कर रहा है मेरी क्लास में, तो मैं कह देता हूँ जिप योर लिप या बटन अप, जिप इट। इस तरह से स्पोकन लैंग्वेज में इसका बहुत बेहतरीन यूज़ होता है। दोस्तों इसी के साथ मेरा अगला इडियम आता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट, बढ़िया, फिट, जैसे कोई इंसान है बढ़िया तरीके से फिट है ना, और फिट तो होना भी चाहिए, ऑलराइट। सो फिट है। और स्टार्ट, दोबारा से शुरू करना। दोस्तों इस इडियम को जब भी मैं देखता हूँ कि इसका कैसे मीनिंग लिया हो गया, तो मैं इसको कई बार एक व्यक्ति से जोड़ देता हूँ जो जिम जाता है, मेहनत करता है। सो वो कभी तो फिट हो जाता है और कभी फिर स्टार्ट हो जाता है मोटा होना। तो कोई चीज़ बाय फिट एंड स्टार्ट्स होती है, दैट मीन्स दैट हैपन्स इरेगुलरली, ओकेजनली, कभी कभार होना, रुक रुक कर होना, उसे इंग्लिश में कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट। इट रेन्स हियर, यहाँ बारिश होती है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब है रुक रुक कर। कई हमारे देश में ऐसी जगह है जहाँ पर रेन फिट्स एंड स्टार्ट्स होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगले इडियम की तरफ मैं चलता हूँ। अगला मेरा इडियम है दोस्तों बेड ऑफ रोजेस। आप देख सकते हो मैंने एक बेड आपको पीछे दिखाया है फूलों वाला, गलत मत समझना है इसको। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन विच इज़ वेरी कंफर्टेबली। सो कंफर्टेबल सिचुएशन को इंग्लिश में कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग होता है एक बेड ऑफ थॉर्न। थॉर्न मीनिंग कांटे, कांटों की सेज मतलब परेशानी भरा, मुसीबत, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। सो एक हमारे इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इट ऑलवेज हैज़ अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ। जीवन में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। तो दोस्तों बेड ऑफ रोज सिचुएशन दैट इज कंफर्टेबल सिचुएशन, आरामदायक स्थिति। और बेड ऑफ थॉर्न्स का अर्थ हो गया कांटों वाली सेज, अर्थात अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अब चलिए मैं आगे के इडियम की तरफ चलता हूँ। अगला मेरे पास इडियम है बिहाइंड द बार्स। इसका मतलब होता है, बार मीनिंग होती है दोस्तों सलिया, जिनको मकानों में लगाते हैं ना, बार होते हैं उनको, सलियाओं को इंग्लिश में बार कहते हैं। तो वो जेल वाली बार है जिनको पकड़ के आपने देखा होगा, कई फिल्मों में दिखाया जाता है। सो बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है सलाखों के पीछे। अगर कोई भी इंसान जेल में है तो उसे कहते हैं बिहाइंड द बार्स। जैसे अभी आप जानते हो हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू जी कहाँ पर है, ही इज इन जेल, तो हम कह सकते हैं ही इज बिहाइंड द बार्स, ही इज बिहाइंड द बार्स। वो कहाँ पर है, जेल में है। अगला मेरे पास इसके बाद जो इडियम आता है वो आता है बीट द एयर। बीट द एयर, बेटा बीट, ये देखो जो आप इमेज में देख रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में हवा को पीट रहे हैं। बीट माने पीटना, एयर माने हवा को। खैर दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे, क्या कोई इंसान हवा को पीट सकता है? लेकिन नहीं, फिर भी कोई इंसान कोशिश कर रहा है हवा को पीटने का, दैट मीन ही इज डूइंग समथिंग यूजलेसली इन वेन, व्यर्थ में कोई काम कर रहा है, अफर्टलेस। ये बिल्कुल उसका जो एक्शन है वो अफर्टलेस है, इसे उसका कोई भी सार्थक मीनिंग नहीं होता, कोई भी उसका, इसे काट देंगे, उसका मीनिंग हो गया व्यर्थ में प्रयास करना। जैसे हमारी हिंदी में बोलते हैं लकीर पीटना, हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं लकीर पीटना, सांप चला गया लकीर पीटना, दैट मीन्स ही इज डूइंग समथिंग यूजलेसली। ठीक है दोस्तों। अगला मेरे पास इडियम आता है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। बिटवीन माने मध्य में, डेविल राक्षस, डीप माने गहरा, ब्लू नीला, समंदर। तो एक तरफ तो राक्षस है और एक तरफ गहरा समंदर है। एक मैंने इमेज लगाई है, आप देखिए, एक तरफ राक्षस है और एक तरफ समंदर है। जो भी राक्षस है, जो तो हम अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, मतलब ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जो दोनों ही खराब हैं, उनके बीच में फंस जाना, उसे कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। दैट मीन्स between two equal problems, between two equal evils, दोनों समान मुसीबतों के बीच में फंस जाना। तो दोस्तों इसी के बाद मेरा अगला मुहावरा आता है ब्रीद वंस लास्ट। ब्रीद माने सांस लेना
और लास्ट माने अंतिम। तो दोस्तों हिंदी का मुहावरा है अंतिम सांस लेना, कोई भी ट्रिक नहीं है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आप समझ सकते हो अंतिम सांस ले रहा, दैट मीन्स ही हैज़ बीन रिटायर्ड, ही हैज़ बीन डाइड, वो चला गया है दुनिया छोड़ के, उसको अपन बोलते हैं अंतिम सांस लेना। और हम किसी भी महापुरुष के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने उस दिन के लिए अंतिम सांस लिया, अर्थात उनका उस दिन इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद अगला मेरे पास इडियम आता है दोस्तों, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, या वन, उस हाथ को काटना, बाइट होता है दांतों से काटना, उस हाथ को काटना जो आपको खिलाता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे एक पक्षी की तस्वीर है जिसमें वो उसी को काट रहा है। तो हम हिंदी में बोलते हैं उस थाली में छेद करना जिसमें खाना। तो दोस्तों आप, तो इंग्लिश में क्या इसकी लाइन बन सकती है, इसको अपन कह सकते हैं टू ट्रीट समबडी बैडली हु हैज़ हेल्प्ड यू इन सम वेज, जिसने तुम्हारी किसी तरह से मदद की, आप उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, राइट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। इसके बाद अगला मेरे पास जो इडियम है दैट इज कॉल्ड अ बुल इन अ चाइना शॉप। बुल आप सब जानते हो, बैल को कहते हैं, और बुल गाय का पति, जैसा आप जानते हो। सो बुल इन चाइना शॉप, चाइना की दुकान में। अब देखो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन मैं आपको इसका समझाता हूँ। एक तो चाइना की चीज़ें वैसे ही फेक होती हैं, बहुत छुई मुई होती हैं, चीज़ आसानी से टूट जाती हैं, और उसमें एक बुल और आ जाए। मान के चलो आपने चाइनीज़ क्रॉकरीज रखी हुई हैं, आप बेचते हैं कप प्लेट वगैरह चाइनीज़ जो बहुत अच्छी आती हैं, और उसमें बुल आ जाए तो वो क्या करेगा, चीज़ों को तोड़ेगा। जैसे कि आप एक इमेज में देख पा रहे हैं, इसने सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर रखी हैं। सो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी चाइना शॉप में बुल आ जाए, दैट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो उस जगह पर बैठा जिसके लिए वो सूटेबल नहीं है, बेढंगा है, लापरवाह है, चीज़ों को गिराता है, चीज़ों को ख़राब करता रहता है, क्लमजी और इल मैनर्ड पर्सन है, जिसको सलीका नहीं है चीज़ों को संभालने का, उसे इंग्लिश में बोलते हैं बोले ना चाइना शॉप। अनसूटेबल पर्सन, ये भी एक एग्जाम में इसके ऑप्शन आया था, अनसूटेबल पर्सन, जिसका जो किसी जगह के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। चलिए अगला इडियम है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट मीनिंग दांतों से काटना। जैसे आप देख रहे हो एक आदमी है सेब को दांतों से काट रहा है, यहाँ पे बाइट ऑफ अलग के लिए आ रहा है, मोर देन यू कैन च्यू, च्यू माने होता है चबाना, उतना काट लेना जितना आप चबा भी ना सकें। इसका मतलब क्या होता है, टू ट्राई टू डू समथिंग बियॉन्ड योर कैपेसिटी, आप टू डील विद समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर कैपेसिटी, कुछ ऐसा संभालने की कोशिश करना जो आपकी क्षमता से परे है, कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो नहीं हो पाता है, उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, है ना। सो उतना पैर पसारिए जितनी चादर हो, हिंदी में भी एक इडियम है सेम ऐसा ही, मुझे याद आ रहा था, तो याद रखिएगा। इसका मतलब होता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करना। अगला मेरा इडियम है दोस्तों, बी इन द मायर। बी माने होना, और इन द मायर मीनिंग दलदल में। अगर कोई व्यक्ति दलदल में है, अर्थात दलदल में फंसा हुआ है, तो दैट मीन्स ही इज़ इन अनप्लीजेंट सिचुएशन, वंस अगेन ही इज़ इन डिफिकल्टी, ही इज़ इन ट्रबल। दोस्तों परेशानी में होना, मुसीबत में होना, इतने सारे इडियम हैं इसके लिए कि आप मेरे पूरे सेशन को अगर आप देखोगे तो करीबन 10 से 15 तक ऐसे इडियम आपको मिलेंगे जिन सब का मतलब होता है डिफ़िकल्टी में होना, परेशानी में होना। तो सारी वीडियो आप देखोगे तो आपको एक जैसे मिलेंगे। तो क्या हमारी हिंदी भाषा में एक ही चीज़ को कई तरह से नहीं बोल सकते? एग्जैक्टली बोल सकते हैं। सेम वे इंग्लिश में भी इस मुसीबत में होने वाले मुहावरे को बड़े अलग अलग तरीके से बोला जाता है। बर्न योर फिंगर, उंगली जला लेना। उंगली जला लेना सेम एक हिंदी में भी मुहावरा है, उसका मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। दोस्तों एग्जाम टाइम पर अगर किसी की उंगली जल जाए, जैसे इस बच्चे की जल गई है यहाँ पे, तो दैट इज मीन वो मुसीबत में आ गया। अब एग्ज़ाम लिखेगा कैसे, इसका बड़ा ध्यान रखना होता है। तो मैं कह रहा था अगर कोई आदमी अपनी उंगली जला लेता है, इसका मतलब हो गया कि वो मुसीबत में पड़ गया। और बी इन द राइट कॉर्नर, और या बी इन द राइट स्पॉट। स्पॉट और कॉर्नर, कॉर्नर कोना को कहते हैं, स्पॉट स्थान होता है। राइट कॉर्नर या राइट कॉर्नर में होने का अर्थ भी होता है मुसीबत में होना। सो यू कैन कॉल मी व्हेन यू आर एट द राइट स्पॉट। जब आप मुसीबत में हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। दोस्तों ये इसका उदाहरण था। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मेरे पास अगला मेरा इडियम है गेट इनटू हॉट वाटर।
देखिए जैसे आप देख पा रहे हो, ये बच्चा है जो गर्म पानी में पड़ गया। दोस्तों कोई भी, आप और मैं कभी सर्दियों में नहाने जा रहे हैं और हमने गीज़र पहले ही ऑन कर दिया है और अचानक गर्म पानी आके पड़े तो मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। सो गेट इनटू हॉट वाटर वंस अगेन, दैट मीन्स मुसीबत में पड़ जाना, दिक्कत में हो जाना, गेट इनटू हॉट वाटर होगा। और इसके बाद मेरे पास जो अगला मुहावरा आ रहा है, अ बॉर्न टू पिक, बॉर्न, बॉर्न माने हड्डी, पिक माने उठाना। दोस्तों इसको याद करने के लिए कुत्तों का एग्जाम्पल देखो जो एक हड्डी के ऊपर लड़ते हैं। अगर कुत्ते के सामने से दूसरा कुत्ता अगर हड्डी उठाएगा, दैट मीन्स वो झगड़ा मोल ले रहा है। इंग्लिश में जब हम बोलते हैं ना वो झगड़ा मोल ले रहा है, ये भी इंग्लिश का हिंदी में मुहावरा होता है। इसका मतलब होता है कि लड़ाई मोल लेना, जानबूझकर लड़ाई करना। तो गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में, सॉरी, इसका जो मीनिंग ऐसे, कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, किसी झगड़े का कारण होना, या इसके साथ वाला एक और इडियम है इंग्लिश में, बॉर्न ऑफ कंटेंशन। दोस्तों कंटेंशन का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष, विवाद। कंटेंशन माने झगड़ा होता है। सो बॉर्न ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। बॉर्न माने हड्डी, ऑफ कंटेंशन माने झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो मतलब हो गया कि कुछ ऐसा जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। ये मुहावरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में आता है। तो डिस्प्यूट, कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वेरल, डिसएग्रीमेंट, ये तमाम इसके ऑप्शन आते हैं। हर एग्जाम में इसके ऑप्शन अलग अलग आए और बहुत एग्जामों में आज तक ये आया है। दूसरा, जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। दोस्तों आपके बीच में झगड़े की जड़ क्या है, उसको इंग्लिश में बोन ऑफ कंटेंशन कहिएगा। ओके दोस्तों, तो इस सेगमेंट में मैंने 31 से 50 तक आपके लिए इडियम एंड फ्रेजेस दिए हैं। मेरी ये वीडियोज़, ये सेगमेंट आता ही रहेगा, इसलिए रोज़ाना पढ़ें, पूरा पढ़ें, वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा पढ़ें, और अगर आप किस तरह के और वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें। मेरे सेशन को रेगुलर देखते रहें, मैं आपके लिए रोज़ाना बड़ी बेहतरीन टेक्निक से वीडियो लाने वाला हूँ बाकी के टॉपिकों पे भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले सेगमेंट में। सो लर्न मोर, लर्न बेस्ट। थैंक यू।